हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मीना अपने चैनल हिंदी प्रवाह पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम हिंदी व्याकरण को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने क्या पढ़ लिया है, वर्णमाला को पिछली 2 क्लासों में पूरा कर लिया है। आज हम शब्द के बारे में पढ़ेंगे। शब्द क्या होता है, शब्द के भेद कितने होते हैं और कितने भागों में बांटा गया है, इस तरह से। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास को। शब्द, शब्द किसे कहते हैं? तो शब्द कहेंगे किसे? तो वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है, तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है, शब्द ये क्या होता है कि वर्ण वर्ण मिलकर क्या बनते हैं? वर्ण वर्ण मिलकर क्या बनाता है? तो वर्ण वर्ण मिलकर शब्द बनता है। ठीक है, या फिर इसी को कह सकते हैं कि वर्णों के समूह, वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, शब्द कहते हैं, लेकिन शब्द कैसा होना चाहिए? सार्थक। ठीक है, सार्थक। अच्छा, शब्द के अगर देखा जाए प्रकार, तो कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, जिसमें से हम लोग क्या देखते हैं? एक होता है सार्थक, एक होता है निरर्थक। सार्थक और निरर्थक। तो निरर्थक का कोई भाग नहीं होता है, कोई प्रकार नहीं होता है। इन निरर्थक शब्दों का प्रयोग अगर हम कहें कहाँ होता है, तो इनका प्रयोग होता है सार्थक शब्दों के साथ में। ठीक है, तो सार्थक शब्दों के साथ में ही निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे रोटी, रोटी कैसा है? तो ये तो सार्थक शब्द है ना? रोटी कैसा है? सार्थक शब्द है, लेकिन इसी के साथ में एक निरर्थक आ जाता है, जैसे सोटी। ठीक है, तो रोटी, सोटी, आटा, साटा। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं, ये वाले क्या हो जाएंगे? आपके निरर्थक हो जाएंगे, और इधर ये शब्द क्या हो जाएंगे? आपके सार्थक शब्द हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था शब्द। शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहेंगे? शब्द कहेंगे वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और वर्ण वर्ण मिलकर क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं। लेकिन कैसा शब्द बनाएंगे? सार्थक शब्द बनाएंगे। ठीक है, वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, और शब्द कैसा होना चाहिए? वही बात है, सार्थक होना चाहिए। और शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो शब्द 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सार्थक, और नंबर 2 क्या होता है? निरर्थक। तो निरर्थक का कोई भेद हमको नहीं पढ़ने को मिलता है। निरर्थक का काम कितना है कि निरर्थक शब्द जो होते हैं वो सार्थक शब्दों के साथ में क्या किए जाते हैं? प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं आप, रोटी क्या है? सार्थक है, जबकि सोटी क्या है? निरर्थक है। और आटा क्या है? सार्थक है, जबकि साटा क्या है? सार्थक निरर्थक है। सॉरी, कैसा है? निरर्थक है। तो अगला देखिएगा, तो हम देखेंगे सार्थक शब्दों को। ठीक है, सार्थक शब्द, सार्थक शब्दों को 4 आधार पर बांटा गया है। 4 आधार पर कौन से? जैसे देखिएगा, ठीक है, ये 4 आधार पर बांटा गया है। नंबर 1 है आपका रचना के आधार पर, रचना के आधार पर। फिर आपका उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, इधर हम देखेंगे अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। और यहां आ जाएगा आपका विकार के आधार
पर, ठीक है, विकार के आधार पर। तो सार्थक शब्दों को 4 आधार से बांटा गया है। तो जैसे देखिएगा, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और विकार के आधार पर। तो देखिएगा, रचना के आधार पर जो शब्द होते हैं वो 3 प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से होते हैं? 3 प्रकार से होते हैं। देख लीजिए, एक है आपका रूढ़ शब्द, एक है यौगिक शब्द, फिर इसके बाद हम करते हैं योग रूढ़, योग रूढ़, हाँ योग रूढ़, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को आप मुख्य आधार पर 4 भागों में बांटा गया, लेकिन कहीं कहीं पर हमको 5 भी पढ़ने को मिलता है। क्या मिलता है? देखिएगा, नंबर 1 आपका आएगा तत्सम, ठीक है, दूसरा तद्भव, तीसरा है देशज, चौथा विदेशज, ठीक है, विदेशज। इसी में 5वां भाग देखने को मिल जाता है, कौन सा? संकर, ठीक है, संकर। लेकिन इसको किसी किताब में माना गया है, किसी में नहीं माना गया है। तो मुख्य भेद अगर आपसे पूछ लेना कि उत्पत्ति के कितने भेद होते हैं, तो आप बताएंगे कितने? 4 ही बताना है आपको। अर्थ के आधार पर देखेंगे तो अर्थ के आधार पर 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1 कहता है एकार्थी, अनेकार्थी, ठीक है। तीसरा है पर्यायवाची, पर्यायवाची या इन्हीं को बोलते हैं समानार्थी, समानार्थी। चौथा है आपका विलोम, विलोम या इसी को बोलते हैं विपरीतार्थक, हाँ ठीक है, विपरीतार्थक शब्द, ठीक है, विपरीतार्थक। तो ये 3 आधार पर हम लोगों ने देख लिए हैं। विकार को अगले पर देखेंगे। तो रचना के आधार पर शब्द को 4 आधार पर बांटा गया है। नंबर 1 रचना के आधार पर, जिसको क्या है कि 3 भागों में बांटा गया है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। फिर इसके बाद उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने होते हैं? तो 4 बताना है, कहीं कहीं पर 5 भी मिल जाता है, ठीक है। वेद पूछेगा नहीं, अगर पूछता है तो फिर बता देना कितना होता है, 4 ही बताते हैं। तो यहाँ पर क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है, ठीक है। कहीं कहीं पर हमको क्या मिल जाता है? संकर भी देखने को मिलता है। अर्थ के आधार पर क्या होता है? 4 भागों में बांटा गया है शब्दों को, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची या समानार्थी। इसी के साथ में होता है विलोम या विपरीतार्थी, ठीक है। तो इतना आप देख लीजिए इसको। अगला देखिए, इसी को विकार के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? विकार के आधार पर। तो अभी एक वीडियो का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था विकार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर क्या होता है? विकार के आधार पर शब्द विकार या रूपांतरण, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? 2 प्रकार से होते हैं। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? नंबर 1 और नंबर 2 विकारी शब्द, और एक होता है अविकारी, अविकारी शब्द, ठीक है। क्या है? विकार के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 विकारी शब्द और नंबर 2 अविकारी शब्द। तो विकारी कहता है देखिए 4 भागों में बांटे जाएंगे। नंबर 1 संज्ञा, नंबर 2 सर्वनाम, सर्वनाम, विशेषण, चौथा है क्रिया, ठीक है, ये क्रिया।
तो विकार के आधार पर ये विकारी शब्द हैं, इनमें क्या हो जाता है, लिंग वचन कारक के आधार पर क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है। अविकारी क्या होता है, अविकारी भी 4 तरह से होगा, 4 प्रकार का। नंबर 1 होगा क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, संबंध बोधक, और तीसरा समुच्चय बोधक, ठीक है। चौथा है आपका विस्मयादि, ठीक है, विस्मयादि बोधक। तो ये है विकार के आधार पर शब्दों को बांटा गया है 2 प्रकार से, जिसमें है विकारी और अविकारी। ठीक है। ये क्या है, अविकारी है, और ये क्या है, विकारी है। विकारी को फिर से 4 भागों में बांट देंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ठीक है। अविकारी को 4 भागों में बांट देंगे, क्या है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो ये था आधार, शब्द को कितने आधार में बांटा गया है, तो शब्द को 4 आधार में बांटा गया है। रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, और क्या है, विकार के आधार पर। जिसमें रचना के आधार पर क्या है, 3 प्रकार से शब्द हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। फिर उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, कहीं कहीं पर हमको संकर भी देखने को मिल जाता है। ठीक है। अगला है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर क्या है, एकार्थी और अनेकार्थी, पर्यायवाची या फिर समानार्थी, विलोम या विपरीतार्थी। ठीक है। इसके बाद हम लोग विकार के आधार पर शब्द देख रहे हैं, जिसमें विकारी और अविकारी हैं। देख लीजिए इनको, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये क्या होते हैं, विकारी। इनमें परिवर्तन होगा। अविकारी शब्द क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, इनमें परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। तो आगे चलते हैं, एक एक को देखते हैं अब हम लोग। देखिए, तो रचना के आधार पर, रचना के आधार पर शब्द, ठीक है, रचना के आधार पर शब्द कितने होते हैं, 3 प्रकार से। तो इसमें देखिए नंबर 1 रूढ़, ठीक है, रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होते हैं, वे शब्द जो वर्णों के योग से बनते हैं, वर्णों के योग से, या वर्णों का समूह जो कि कैसा होता है, सार्थक, उन्हें हम कहते हैं रूढ़ शब्द। ऐसा वर्णों का सार्थक समूह जिसका अगर हम खंडन करें तो उसका हमें क्या ना प्राप्त हो, सार्थक अर्थ प्राप्त ना हो। तो ये कैसे बनेगा, यह वर्णों के योग से बनता है, वर्णों के योग से बनता है, बनता है, इनका खंडन, खंडन मतलब तोड़ना, खंडन करने पर सार्थक अर्थ प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, इनका क्या नहीं होता है, सार्थक अर्थ प्राप्त नहीं होता है। ऐसे शब्द जो वर्णों के योग से तो बनते हैं, लेकिन अगर इनका खंडन कर दिया जाए तो जो खंडित वर्ण होंगे उनका हमें कोई अर्थ प्राप्त नहीं होगा। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। देखिएगा, जैसे कमल, जल, घर, हाथ, इस तरह से। तो देखिएगा, अगर हम इनको तोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, का,
माँ और ला। तो इनका ना ही इसका, ना ही इसका, ना ही इसका, किसी का हमको, ये अपने आप में क्या रह गए हैं, वर्ण रह गए हैं, इनका कोई भी सार्थक अर्थ नहीं है। ठीक है, इसी तरह से इसको अगर इसका खंडन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये, तो इसमें भी हमको क्या नहीं हुआ, सार्थक अर्थ प्राप्त नहीं हुआ। ये क्या बचे हैं, वर्ण ही बचे हैं, जैसे ये। ठीक है, जैसे, ठीक है, इस तरह से इनको हम क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द। फिर से देख लीजिए, ऐसे शब्द जो वर्णों के योग से बनते हैं लेकिन खंडन करने पर उनका हमें सार्थक अर्थ प्राप्त नहीं होता है, वो क्या होते हैं, रूढ़ शब्द होते हैं। देख लीजिए एक बार, चलिए आगे। देखिए दूसरा, यौगिक शब्द। ये क्या होता है, ये शब्दों के योग से बनता है, शब्दों के योग से बनता है, यानी शब्द शब्द मिलकर क्या बनाते हैं, एक यौगिक शब्द बनाते हैं। तो चलिए देखिए, इनका खंडन करने पर, इनका आसान तरीका है सीखने का, जो कि क्या है, आसानी से इसे पकड़ सकते हो और निकाल सकते हो। तो इनका खंडन करने पर सार्थक, प्रत्येक शब्द का खंडन करने पर प्रत्येक शब्द का सार्थक अर्थ प्राप्त होता है। ठीक है, क्या है कि शब्दों के योग से बनता है, यौगिक क्या है, शब्दों के योग से बनता है। इनका खंडन करने पर प्रत्येक शब्द का सार्थक अर्थ हमको क्या होता है, प्रत्येक शब्द का सार्थक अर्थ प्राप्त होता है। जैसे विद्यालय, देवालय, देवालय, ठीक है, रामायण, इस तरह से। तो इनको तोड़िए, जैसे विद्या, धन क्या हो जाएगा, आलय, देव, धन, आलय, राम, धन, अयण, इस तरह से। तो क्या हो जाएगा, इसका सार्थक अर्थ होगा, इसका भी सार्थक अर्थ होगा। यहाँ देव का भी मिलेगा, आलय का भी मिलेगा, राम का भी मिलेगा, अयन का या अयण का भी मिलेगा। ठीक है, तो ये है। इसके लिए एक चीज और देखिए कि जिन शब्दों की संधि हो जाए, है ना, जिन शब्दों की संधि हो जाती है, संधि क्या, विच्छेद, सॉरी संधि नहीं, विच्छेद हो जाए, और विच्छेद होने पर क्या मिले हमको, सार्थक अर्थ। जो शब्द निकले विच्छेद पर, अलग अलग अर्थ, शब्दों के सार्थक अर्थ अगर प्राप्त होते हैं तो क्या हो जाता है, आपका यौगिक शब्द बनता है। तो ये किससे किससे आपको प्राप्त होंगे, तो देख लीजिए एक बार इनको। ठीक है, हाँ, तो चलिए देख लीजिए। संधि, समास, उपसर्ग, इसके बाद में प्रत्यय से बनने वाले, है ना, ऐसे कह सकते हैं, बनने वाले सभी शब्द क्या होते हैं, सभी शब्द यौगिक होते हैं, सभी शब्द यौगिक होते हैं। ठीक है, तो यौगिक के लिए हमारे हिसाब से इतना ठीक है। तो देख लीजिए, संधि जितनी भी होंगी क्या होंगी, यौगिक होंगे। समास भी क्या होते हैं,
यौगिक होते हैं, और इनका अगर खंडन करेंगे तो हमें अर्थ प्राप्त होगा। वो भी कैसा अर्थ प्राप्त होना चाहिए? सार्थक। ठीक है, उपसर्ग, प्रत्यय, इनसे जो भी शब्द बने होते हैं वो क्या होते हैं? आपके यौगिक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अगला तो चलिए योग ऋण तीसरा देखिएगा। योग रूढ़, योग रूढ़ क्या होता है? वे शब्द जो सार्थक शब्दों के योग से तो बनते हैं, क्या लिखा है? वे शब्द जो सार्थक शब्दों के योग से तो बनते हैं, लेकिन अपना सामान्य अर्थ छोड़कर, सामान्य मतलब जो उनका अर्थ है वो छोड़ देते हैं, लेकिन अपना सामान्य अर्थ छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। देख लीजिए, वे शब्द जो सार्थक शब्दों के योग से तो बनते हैं। ठीक है, सार्थक शब्दों के योग से तो बनेंगे, लेकिन क्या है? अपना सामान्य अर्थ छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? योग रूढ़। तो इसमें होगा क्या कि आप एक लाइन लिख दीजिए, सभी बहुब्रीहि, सभी ऐसे लिख लीजिए, सब नोट लिखो, ठीक है ना? सभी बहुब्रीहि समास के शब्द, सभी बहुब्रीहि समास के शब्द योग रूढ़ शब्द होते हैं। सभी बहुब्रीहि समास के शब्द योग रूढ़ शब्द होते हैं। ठीक है, तो बस इतना देखिएगा, इसके बाद इसके एग्जाम्पल देखते हैं। देख लीजिए, तो ठीक है, देख लिया होगा। यहाँ देखिएगा, जैसे लंबोदर, ठीक है, दशानन, नीलकंठ, वीणा पाणी, ठीक है ना, वीणा पाणी। तो आप देख लीजिए, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, अर्थात कौन? गणेश। लंबा है उदर जिसका, तो अर्थात कौन हो जाएगा? अगर इसका खंडन करेंगे तो देखिए, लंबा एक सार्थक शब्द है और ये क्या हो जाएगा? उदर। ठीक है, गुण संधि का उदाहरण है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो लंबा क्या है? मतलब लंबा, और उदर मतलब क्या होता है? पेट। तो लंबे पेट वाला होना चाहिए, लेकिन आप देखो लंबा और उदर ये सब सामान्य अर्थ छोड़ दे रहा है। क्या कर रहा है? लंबा है उदर जिसका, कौन है? अर्थात कौन? गणेश। ठीक है, तो यहाँ पर कौन आ जाएंगे? गणेश। दशानन, 10, देखिए 10 क्या है? एक संख्या है, ठीक है ना। और आनन क्या है? मुख है, समझ गए? तो आनन क्या है? मुख है। तो 10 मुख हैं जिसके, 10 मुख हैं जिसके, अर्थात कौन? तो वो है दशानन। दशानन कौन है? रावण। यहाँ पर क्या कर लेंगे? रावण। ठीक है। नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका, नीलकंठ नीला कंठ है जिसका,
कौन है? तो वो है आपके शिव जी, या हाँ शिव जी, शिव जी। वीणा पाणी, तो वीणा है हाथों में जिनके, वीणा है हाथों में जिनके, तो क्या होगी? वीणा पाणी, पाणी अर्थात कौन होंगी? ये होंगी आपकी सरस्वती। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहेंगे। ठीक है, ये अपना सामान्य अर्थ छोड़ देते हैं, किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं योग रूढ़ शब्द। समझ में आया होगा? ठीक है, देखिएगा। इसी क्रम में देखते हैं अगला, जो कि होगा दूसरा, उत्पत्ति के आधार पर शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने होते हैं? प्रकार अगर पूछता है तो 4 ही बताना है आपको। कहीं कहीं पर हमको संकर भी देखने को मिलता है, लेकिन आप इधर देखिएगा तो कौन कौन से होते हैं आपके होंगे यहाँ पर? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, और साथ में क्या कर लेते हैं? संकर को। ठीक, यहाँ से सवाल आ जाता है संकर से, दो भाषाओं के मेल से बना हुआ शब्द क्या होता है? संकर होता है। तो इसमें देखिएगा तत्सम क्या होता है? वे शब्द जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों, क्या है? वे शब्द जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं, ले लिए गए हैं। ठीक है, ले लिए गए हैं, उन्हें तत्सम कहते हैं। और ऐसे ही हिंदी में क्या कर देते हैं? ज्यों के त्यों उठाकर प्रयोग कर देते हैं, तो इन्हीं को क्या कहते हैं? वे शब्द जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। जैसे देखिए ऋण, ठीक है ना, ऋण, क्षेत्र, ठीक है, दुग्ध, आप कर सकते हैं उष्ट्र, इच्छु, ये सभी क्या है? तत्सम है। तो ये सीधे सीधे कैसे हैं? संस्कृत भाषा से उठा लिए गए हैं, जिनको किसमें प्रयोग कर देते हैं? कहीं कहीं पर हिंदी में प्रयोग कर देते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। ठीक है, अगला, तो कोई दिक्कत नहीं है ना? क्या है? वे शब्द जो संस्कृत भाषा से सीधे सीधे या ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं, उन्हें कहते हैं तत्सम। ऋण, क्षेत्र, दुग्ध, उष्ट्र, इच्छु, इस तरह के शब्द क्या होते हैं यहाँ पर? तत्सम कहे जाते हैं। हटा दिया जाए, बिल्कुल। अगला देखिए, अगला देखिएगा तद्भव। तद्भव, तद्भव क्या होता है? तद्भव होता है वे शब्द, वे संस्कृत शब्द, संस्कृत शब्द जिन्हें प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर हिंदी में ढाल लिया गया है। प्रयोग के आधार पर ढाल लिया गया है,
तो उनको क्या कहा जाता है, उन्हें हम लोग कहते हैं तद्भव। जैसे जैसे हमने लिखा था क्षेत्र, है ना, क्षेत्र लिखा था, तो इसका क्या हो जाएगा, खेत, है, खेत। जैसे दूध, है ना, जैसे ईख, ठीक। और कर सकते हो आप ऊंट, अंधेरा, है ना। तो ये सभी क्या है, तद्भव भाषा, तद्भव शब्द, भाषा नहीं सॉरी, तद्भव शब्द कहलाते हैं, जिनको क्या कर दिया गया है, हिंदी में प्रयोग के आधार पर ढाल लिया गया है। प्रयोग के अनुसार, आधार नहीं, प्रयोग के अनुसार हिंदी में ढाल लिया गया है, ठीक है ना, ढाल लिया गया है। इनको क्या कहते हैं, तद्भव शब्द। तो देखते, हटाया जाए, बिल्कुल। देखिए देशज, तीसरा नंबर है आपका, देशज शब्द। देशज क्या होता है, देशज होते हैं वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का कुछ पता नहीं होता, कुछ पता नहीं होता है कि वो कहां से आए हैं, है ना, कहां से आए हैं, इस तरह से कि इनकी उत्पत्ति का पता ही नहीं होता है कि ये कहां से आए और कहां खत्म हो रहा है, ठीक है। तो इनको क्या कहते हैं, देशज, या फिर इनको कह सकते हैं स्थानीय या क्षेत्रीय बोलियों के शब्द क्या कहलाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं, देशज कहलाते हैं। क्षेत्रीय या स्थानीय बोलियों के शब्द देशज कहलाते हैं। जैसे देखिए लोटा, है ना, देशज है, कई बार आया हुआ है प्रश्न में ये शब्द, और एग्जाम में, प्रश्न पत्र में। तो लोटा, जैसे खटपट, धड़ाम, सरसराहट, ऐसे खनखनाहट, ठीक है, भट, ठीक है। और जैसे धड़ाम है तो सरपट भी हो जाएगा, सरपट। हिनहिनाना हो जाएगा, हिनाना, ठीक है। ऐसे बहुत सारे जो आप इनको सुनकर, जैसे क्षेत्र में जो जैसे शब्द बोले जाते हैं, तो हमने सुने, उनने सुने, तो उन्होंने सुने, ऐसे सुनकर जो बोले जाते हैं, ये काल्पनिक शब्द भी कह सकते हो इनको, कि मन में सोच लिया कि हाँ भाई ये है, ठीक है। तो ये लोटा, खटपट, धड़ाम, सरसराहट, खनखन, भटभट, सरपट, हिनहिनाना, भिनभिनाना, ठीक है। इस तरह के ये क्या होते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। तो देख लीजिए इनको, वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का कुछ पता नहीं होता कि वो कहां से आए हैं, ये लाइन पूछता है, ध्यान रखें। और स्थानीय या क्षेत्रीय बोलियों के शब्द क्या कहलाते हैं, देशज कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देखो, लोटा, खटपट, धड़ाम, सरसराहट, खनखनाहट, बटबट, सरपट, हिनहिनाना, इस तरह के शब्द अगर आपको मिलते हैं तो क्या कर लेंगे, देशज शब्द, ठीक है। अगला, देखिएगा, विदेशज, चौथा है विदेशज, या फिर इन्हीं को कह सकते हो विदेशी,
यहाँ से सवाल आएगा विदेशज या विदेशी, या फिर इनको कह सकते हो आप मेहमान, है ना, मेहमान या आगत, आगत शब्द, इतने नामों से इन्हें जाना जाता है। इनमें से कोई भी नाम आता है आप क्या कर लेंगे, विदेशज शब्द। तो वे शब्द जो विदेश से या बाहर से आए हैं, बाहर से आए हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, विदेशी शब्द कहते हैं। अगला, अच्छा, इनमें कई भाषाएं हैं जिनसे आपको शब्द देखने होंगे, पढ़ने होंगे, याद भी करने होंगे। ठीक है, तो देखिएगा, इसमें कई भाषाएं हैं जिनको हम लोग देख लेते हैं। तो इतना देख लीजिए एक बार। तो चलिए, जैसे विदेशी भाषाएं, तो देखिएगा जैसे पुर्तगाली, है ना, पुर्तगाली भाषा के शब्द, या फिर ऐसे कर लो पुर्तगाली शब्द, ये पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। जैसे क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप कर सकते हो अलमारी, अलमारी, कमीज, है ना, आलू, आलू, कास्ट, कास्ट कहाँ से है, प्रेस भी कहाँ से है, गमला, काजू, काजू, पपीता, पपीता, अनानास, अनानास कर सकते हो, अनानास। तो ये सभी शब्द कैसे होते हैं, और भी बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे शब्द हैं। इनको क्या करना है, आपको पढ़ना है अच्छे से, यहाँ से आपको शब्द मिलेंगे। ठीक है, अगली भाषा, जैसे आप कर सकते हैं तुर्की भाषा के शब्द, तुर्की भाषा के शब्द, ये सब विदेशी हैं, इतने ही नहीं है, बहुत सारे शब्द हैं, आपको पढ़ना है, एग्जाम्पल के लिए दिए गए हैं। ठीक है, तो तुर्की भाषा के शब्द, तुर्की में क्या आ जाता है, आप जो एक भाषा पढ़ते हैं उर्दू, है ना, उर्दू, तो उर्दू शब्द किस भाषा का है ऐसा भी पूछता है। तो उर्दू, ये जो उर्दू है ये कैसा है, तुर्की भाषा का शब्द है। बारूद, है ना, बारूद कैसा है, तुर्की भाषा का शब्द है। और देख लीजिए, कमरा, ये, और देख लीजिए अरमान, अरमान, कुर्ता, कैंची, कैंची, चाकू, चाकू क्या है, तुर्की भाषा का शब्द है। चेचक, चेचक भी कैसा है, तुर्की भाषा का शब्द है। तलाश, तलाश भी कैसा है, तुर्की भाषा का शब्द है। तो आगे आपको देखना है। ठीक है, तो देख लीजिए, वैसे इंपॉर्टेंट है। अगला, पुर्तगाली में क्या देख लिया आपने, अलमारी, कमीज, आलू, कास्ट, गमला, काजू, पपीता, अनानास, खाने पीने की लगभग चीजें तो यही आ जाती हैं। ठीक है, और पुर्तगाली शब्दों में, तुर्की भाषा में क्या पढ़ा, उर्दू, बारूद, कमरा, अरमान, कुर्ता, कैंची, चाकू, चेचक, तलाश। इस तरह से ये क्या है, तुर्की भाषा के शब्द हैं। बाद बाकी आप खुद पढ़िए, अच्छे से याद करिए उनको, यहाँ से सवाल बनते हैं आपके। अगला देखिए, चीनी भाषा के शब्द, चीनी भाषा के
शब्द, ठीक है। तो चीनी भाषा के शब्द क्या हैं? जैसे चाय, लीची, है ना, तूफान। तूफान कहाँ का शब्द है? चीनी भाषा का शब्द है, ठीक है। तो ये चीनी भाषा के शब्द हैं। चाय कैसा है? चीनी भाषा का शब्द है। लीची कैसा है? चीनी भाषा का शब्द है। तूफान कैसा है? चीनी भाषा का शब्द है।